Hi everyone, once again you're all welcome back to Entrance Investigation. Guys, आज के इस वीडियो में we are going to start with very important section of entire mathematics and that is calculus. कैलकुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन इन मैथमेटिक्स. पर्टिकुलरली मैं अगर आपको फंक्शंस की बात करूँ तो फंक्शंस में अगर आपने अच्छी सी ग्रिप बना ली, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फंडामेंटल चैप्टर फॉर कैलकुलस. तो अगर आपने फंक्शन के ऊपर ग्रिप बना ली तो आपके लिए कैलकुलस बहुत ही इजी हो जाएगा. लोगों को क्या होता है, फंक्शन की नॉलेज अच्छे से नहीं होती है तो उसमें वो पूरे कैलकुलस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं. मतलब ऐसा है कि फंक्शन जिसने कर लिया उसके लिए कैलकुलस विल बी वेरी वेरी इजी. तो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट, आपको मैं फंक्शन बहुत अच्छे से कराऊंगा. आई विल टेक यू इन एंटायर डेप्थ ऑफ फंक्शंस. छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए फंक्शंस के हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट आएंगे. दिस इज द पार्ट वन ऑफ फंक्शंस, जिसमें हम पर्टिकुलरली ग्राफ्स, डोमेन, रेंज वगैरह पर बहुत सारे अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं. तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयार होंगे. पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना और मेरे साथ ड्राइंग स्किल्स, ग्राफ्स में ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छे से सीखना. डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें आने वाली हैं. कैलकुलस तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके फुल ऑन फुल मार्क्स ना आए तो कोई मजे वाली बात नहीं रहती है. ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. सबसे पहला हम बात करते हैं थोड़ा बहुत फंक्शन एक्चुअल में क्या है, फंक्शन को हम प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले अगर मैं इसी पैराग्राफ टाइप की स्टेटमेंट को पढूं तो यहाँ पर लिखा गया है कि इफ टू एवरी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एक्स, दैट इज हमने किसी भी रियल वैल्यू के लिए अगर वेरिएबल एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि किसी सेट ए से बिलोंग करती है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक फाइनाइट वैल्यू आने वाली है y की, जिसे हम कहते हैं फंक्शन या डिपेंडेंट वेरिएबल. फंक्शन इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. x इज एन आर्गुमेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब है x के चेंज होने पर y ऑटोमेटिकली चेंज होता है. तो x मेरा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो मेरा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पर कहता है इफ टू एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू सम सेट ए बेसिकली यहाँ पर हमारे लिए डोमेन की तरह काम करेगा. व्हेन वी विल टॉक अबाउट फंक्शन कैसे पढ़ेगा अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. देयर corresponds one or several values of a variable y, then y is called a multiple valued function of x defined on a conventionally. The word function is used only as a meaningful of a सिंगल वैल्यूड फंक्शन यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे किसी एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट की हम वैल्यू ला सकते हैं, इफ नॉट अदरवाइज स्टेटेड. पिक्टोरियली अगर हम कहें तो हमारी यहाँ पर सेट ए है, इधर से हमने x एज एन इनपुट लिया और हमने अपने फंक्शन f में डाला, so that मुझे जो आउटपुट मिला वो f of x that is y मिला. So this is my output. ओके, सो गाइज आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी. तो इसमें अगर हम इसको एज अ रिलेशन के डायरेक्टेड पिक्टोरियल ग्राफ से बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का बना. यहाँ पर मेरा x है और यहाँ पर मेरा y है. तो x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y अंडर द फंक्शन f. तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज माई सेट a, दिस इज माई सेट b, a to b, f from a to b. This is a good denotion of this thing. तो गाइस आई होप आपको ये बेसिक सा फंक्शन समझ आया होगा, कुछ खास तो है नहीं इसमें. अभी ये तो था कि हम क्या होता है फंक्शन. एक्चुअल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसका हम किसी भी कांस्टेंट को पुट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो किसी पर्टिकुलर सेट को सेटिस्फाई कर रही है. अभी हम जैसे इसके अंदर और जाते जाएंगे तो आपको इसके अंदर और नॉलेज
मिलता जाएगा। तो चलिए गाइस आगे मूव करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है एवरी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर हम किसी भी फंक्शन की बात करें फ्रॉम ए टू बी, इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। किसी भी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में कंडीशंस सेटिस्फाई करती हैं। सबसे पहले एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, sorry, just a moment. So f is a subset of a cross b. बेसिकली a क्रॉस b क्या बताता है? a क्रॉस b मेरा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं x, यहाँ से मैं x की वैल्यू उठाऊंगा और यहाँ से मैं y की वैल्यू उठाऊंगा, तो x कॉमा वाई। अब यहाँ पर हमारे सेट a में जो वैल्यूज आ सकती हैं हम उन्हें कंसीडर करेंगे। ठीक है, और जो हमारे सेट बी में आ सकती हैं वो यहाँ से आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ वाली जो हमारी ए क्रॉस बी है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जनरली इन जनरल टर्म्स ये आर क्रॉस आर होता है हमारा, पर हम ए टू बी की बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी हमने कंसीडर कर लिया। इसमें क्या है कि हमारा ए कॉमा बी, ए belongs to the set of A for every A and B belongs to the B such that A comma B belongs to the function। तो मतलब अगर कहने का मतलब है अगर A यहाँ पर है वैल्यू और B यहाँ पर वैल्यू है, तो f ऑफ A इज इक्वल टू B। ये सेटिस्फाई करने के लिए A को मेरा इस वाले सेट से आना चाहिए और B को मेरा इस वाले सेट से आना चाहिए। तीसरी बात इसने कहा कि अगर ए कॉमा बी एफ में है और ए कॉमा सी भी एफ में है तो ऐसा कुछ नहीं बन सकता, इसमें बी और सी को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैसे काफी मतलब मुश्किल लग रहा है देखने में, दिस में सीम कॉम्प्लिकेटेड। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो हमें समझ आ गया कि ये ए क्रॉस बी में ही फंक्शन बनेगा। फंक्शन में हम कुछ वैल्यूज ए की ले सकते हैं जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, ए की कोई भी वैल्यू हम डोमेन ले सकते हैं और उसको हम एज एन इनपुट फ्रॉम ए, इनपुट फ्रॉम ए इसको हम x से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू आउटपुट दैट इज डिनोटेड बाय y। तो इसमें हमारा जो y है वो हमारा b सेट को बिलोंग करता है और x हमारा a सेट को बिलोंग करता है। ये आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन से पता है, इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको सीधा सीधा लॉजिक बताता हूँ। देखो इसका एनालॉजी क्या है, पहले तो हमारा ए जो है वो उसके सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, यानी कि डोमेन इज सेट ए। बेसिकली इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर हम यहाँ पर बी देखें और हम यहाँ पर कुछ मैपिंग्स कर दें, लेट्स से यहाँ पर कोई मैपिंग बचनी नहीं चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर लेट से 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर यहाँ पर ये वाली चीज है और ये बच गया तो ये फंक्शन नहीं है। मैपिंग हर एक की होनी चाहिए। ठीक है, हर एक की मैपिंग होना जरूरी है। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। पहली बात, डोमेन में हर एलिमेंट की मैपिंग होना बहुत जरूरी है, अनलेस और उसके अलावा डोमेन में। दूसरी बात ध्यान से देखें, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ऐसा कुछ नहीं आ सकता। मतलब एक तीर से आप दो निशाने नहीं मार सकते, एक तीर से आपका एक ही निशाना बचेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक ही बंदा है और दो लड़कियां, तो एक बंदा दो लड़कियों को पटा नहीं सकता। ठीक है, इंडिया में तो नहीं पटा सकता, बाहर तो कुछ भी चलता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंडिया में है ना आप दो शादियां नहीं कर सकते। पता नहीं बाकी जगहों पे क्या होता है, बट एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा होता है। हम उसी कल्चर से पैदा हुए हैं तो उसी के हिसाब से बोलेंगे। ठीक है, वेरी लेम एग्जाम्पल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एक ही बंदे के दो लफड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम ए कॉमा बी और ए कॉमा सी अगर हमारे इसमें फंक्शन में बैठ रहे हैं, ये वाली चीज हम सिर्फ फंक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उस केस में बी इज इक्वल टू सी हो जाता है।
आई होप दैट दिस इज क्लियर। ओके, अब आते हैं हम थोड़ा बहुत डोमेन कोडोमेन के ऊपर। जैसे यहाँ पर दिया गया है f इज फ्रॉम a टू b। अगर ऐसा दिया गया है तो इसका मीनिंग समझते हैं कि यहाँ पर मेरा a है, यहाँ पर मेरा b है, राइट। यहाँ पर मेरी जो भी इनपुट्स हैं, मेरी सारी इनपुट्स के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा ही आएगा, ठीक है। नीडलेस टू से ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई ऐसे भी आ जाए, है ना, दो का एक के साथ चक्कर भी तो चल सकता है, ठीक है। मतलब किन्हीं दो लड़कों को एक लड़की पसंद आ सकती है ना, जस्ट लाइक दैट, उसी उसी एनालॉजी से समझ सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी बच जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बी में वी कैन बी लेफ्ट विद एलिमेंट्स, if we are left with elements no problem, but अगर हम इसमें left with elements, if we are left with elements in domain, then this is a really problematic situation. बेसिकली हमारे पास जो A है, यानी कि इसको हम डोमेन कहते हैं पहली बात, और ये वाली जो B है जिसे हम कोडोमेन कहते हैं। तो इनका कंप्लीट रिलेशन होना चाहिए, डोमेन का कंप्लीट रिलेशन होना चाहिए, दिस इज टू बी फिल्ड, ठीक है। इसमें कोई भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, कि हर एक की मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारे ये छूट गया, ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके गाइस, अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम रेंज की बात करें तो इन रफ टर्म्स रेंज बोलेंगे हम वैल्यूज ऑफ वाई। ओके, वैल्यूज ऑफ एक्स मेरा ए सेट है जो कि मैंने डोमेन से डिस्कस किया, रेंज को मैं वैल्यू ऑफ वाई लिख सकता हूं। ओके, तो वैल्यूज ऑफ वाई कौन सी हैं, ये वाला जो रेंज है, लेट्स से आई कैन डिनोट इट बाय कैपिटल वाई सेट, देन दिस इज अ सबसेट ऑफ बी, इस चीज का ध्यान रखें। तो हम कह सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज क्या है, वैल्यू ऑफ वाई फॉर कुछ एक्स जो कि डोमेन में थे, बस इतना समझ लो काफी है, ठीक है। ये समझ आ गया, तो अब हम थोड़ा बहुत इसको पढ़ भी सकते हैं, आई थिंक पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेट ए इज नोन एज द डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ एफ, इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ए इज नोन एज रेंज ऑफ एफ, जिसे हमने कह दिया वैल्यू ऑफ वाई। ओके, इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद डोमेन मेरी क्या है, सेट ए, और रेंज क्या है, एफ ऑफ ए, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रेंज, डोमेन, कोडोमेन अपने आप हम डिफाइन करना, डिटरमाइन करना सीखेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर समझ आ रहा है तो आप ध्यान से देख सकते हैं। रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, रेंज बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई फॉर द डोमेन, फॉर पर्टिकुलर डोमेन, डोमेन क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई नहीं, वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स। और यहाँ पर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन बस ऐसे ही कोई सेट है, बस दिस इज सिंपली अ सेट जिसको, जिसके साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं। जब हम ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं और इससे सबसेट ले रहे हैं, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में जो बी सेट है वो ये है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ही बेसिक्स है, ठीक है। अब इन्हें कैसे यूज करना है, इन्हें कैसे अप्लाई करना है, वो अभी देखते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। फंक्शंस की टाइप्स को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आज हम इसी के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या है, एनी एफ ऑफ एक्स फॉर विच दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू, यानी कि ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, सो ऑन अप टू ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन, फिर एन इज अ नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर
है ना, नॉन जीरो इंटीजर, एंड दीज आर द रियल नंबर्स। ये रियल मतलब बेसिकली यहाँ पर ये तो बेसिक 10th 9th 10th से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग, बस इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैरायटी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, देखो हमारे पास हम कह रहे हैं कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हम कोई एक टर्म बोलते हैं डिग्री, डिग्री विच इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, व्हाट आई वुड से वेरिएबल, ब्रैकेट में आई कैन राइट x। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर इज n, पर x की हाईएस्ट पावर तो मैं तो कह सकता हूं कि n, ये तो x की पावर n+1 इंटू जीरो ऐसा कुछ लिखा होता, तो हमने कह दिया कि ये नहीं कंसीडर करेंगे, हम करेंगे जब मेरा पहला वाला टर्म नॉन जीरो है, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, तो मैं हाईएस्ट पावर इसको x की पावर n में हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री को n कह सकता हूं। पहले तो इस बात को समझा, ठीक है, ये समझ आ गया। फॉर्मेट समझो, ए नॉट ए वन ए टू, यानी कि दीज आर कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स कैन बी हैव टू बी रियल नंबर्स, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोफिशिएंट्स पे, कोफिशिएंट्स को रियल नंबर हो सकते हैं। हाँ, पावर पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, तो पावर की रिस्ट्रिक्शन को समझते हैं। ये जो n है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये हमारी कंडीशंस होती हैं जो हमें पॉलिनोमियल को डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। आई होप आप लोगों ने ये 9th 10th स्टैंडर्ड जब भी आपने कराई, आपको कराई गई हो, तो आपने ये की होंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 with a constant term is known as a odd linear function, यानी कि f of x is equal to x टाइप का फंक्शन को हम odd linear function बोल सकते हैं। दूसरा, there are two polynomial functions satisfying the relation f of x this, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में आया हुआ है, करीब 5-7 साल पहले एडवांस में आया हुआ था, तो इसमें ये ठीक है। और अगर इसे हमें एज अ कंबाइंड एक्सप्रेशन लिखना हो, तो आई कैन राइट कि जो भी फंक्शन f of x इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x, जो भी इस फंक्शन, इस रिलेशन, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन हम अगले वीडियो में करेंगे, पर अभी के लिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है विद दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, है ना, कभी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो आई विल टेक दैट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो अभी के लिए इसको याद रखना है, बहुत सारी डिटेल्स हैं, पर याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं याद रखेंगे तो कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन की मैं थोड़ा सा डिस्कशन और अच्छे से लेना चाहूंगा। पॉलिनोमियल फंक्शन का लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं और उनकी प्लॉटिंग को समझते हैं, उनके थोड़ा बहुत उनके अंदर और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर x की पावर 6 प्लस या x की पावर 4, लेट्स स्टार्ट विद अ बाई क्वाड्रेटिक, x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ऐसा कुछ दिया। तो हमें पता है फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन रेफर क्वाड्रेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, रेफर क्वाड्रेटिक। अगर आपको ये वाली चीजें याद नहीं है तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे इसके रूट्स के ऊपर कमेंट करना है, इफ आई हैव टू कमेंट अपॉन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आई कैन से दैट, अगर पहली बात यहाँ पर हमारे पास मैक्स 4 रूट्स होंगे, मतलब बेसिकली हमारे पास 4 रूट्स होंगे और मैक्सिमम 4 रियल रूट्स होंगे। जब भी हमारे पास बात हो रही है तो हम रियल रूट्स बोलेंगे तो मैक्स टू मैक्स 4 रियल रूट्स हो सकते हैं, रूट्स 4 ही होंगे, पर अगर रियल बोलेंगे तो मैक्स लगाना जरूरी है। ये बात आपको समझ आएगी अगर आपने ये वाली चीज पढ़ी होगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन है
तो पॉलिनोमियल के तो सारे कोफिशिएंट जो होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन के सारे कोफिशिएंट रियल होते हैं विच मीन्स दैट अगर कभी ना कभी इमेजिनरी रूट्स आने भी होते तो वो पेयर में आते। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो क्वाड्रेटिक में कराए गए हैं उनको जस्ट एक रिकॉल मार रहे हैं सो दैट कोई दिक्कत ना हो। अभी के लिए अगर आप इन्हें याद रखेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। ऐसा कोई मतलब आईटी में डेफिनेशन तो आएगा नहीं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन या डिफाइन पॉलिनोमियल, है ना, फिर आप लिखोगे एनी पावर ऑफ एन, ऐसे कुछ भी, है ना, ऐसा कुछ तो आएगा नहीं। सिंपल सा है, देखो बहुत ही इजी आता है। जस्ट द थिंग इज आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, छोटी छोटी चीजें क्लिक करनी चाहिए। वन ऑफ दीज थिंग्स इज इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर्स इफ द कोफिशिएंट्स आर रियल, और पॉलिनोमियल में तो हमेशा कोफिशिएंट रियल होते हैं। तो ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या बातें की, हमने एक और बात की कि हमारा ए नॉट यानी कि डिग्री कंटेनिंग टर्म, डिग्री कंटेनिंग एक्स टर्म का कोफिशिएंट इज नॉन जीरो। ये हमने एक और बात की। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ आई होंगी। सबसे पहले मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाय एक्स की अगर हम बात करें तो इसका हम एफ ऑफ एक्स, अगर ये ऐसा कुछ फंक्शनल इक्वेशन, ऐसा कुछ रूल दिया होता है, देन आई कैन से कि यहाँ पर मैं इसमें फंक्शन एज्यूम करूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर एन। ये आपको याद रखना है, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, ये एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात हमने यहाँ पर बात की कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, function of degree, and I'm generalizing the things now. So if I have a polynomial function of degree n, then I can say that there are n roots for sure, and there are at max, मतलब maximum n roots which are real। ठीक है, दूसरी बात मैंने कही, since the coefficients of polynomial function are real, hence if hence the imaginary roots ब्रैकेट में if existing would exist in conjugate pairs। मैं ये चीजों पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी की पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में फिलहाल इतना ही। जैसे हम थोड़ा बहुत इसके अंदर और बढ़ते जाएंगे वी विल डिस्कस मोर ओवर इट। फिलहाल हम अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में भी थोड़ा बहुत इसी तरह का रिलेशन होता है। जस्ट द पॉइंट इज कि यहाँ पर हमारा y इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर हमारे पास कुछ अटपटा सा भी आ सकता है, यानी कि x की पावर 3/2 ऐसा कुछ भी हमारे पास आ सकता है। उसमें पॉलिनोमियल में हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी कि हमारे पास जो पावर है या इंडेक्स है, जिसे हम इंडेक्स कह सकते हैं, वो एक इंटीजर होना जो कि पर्टिकुलरली नॉन नेगेटिव है, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एल्जेब्रिक फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, एल्जेब्रिक फंक्शन में कुछ भी चलेगा, है ना, आप रियल कोफिशिएंट इमेजिनरी कोफिशिएंट सब चल पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनोमियल में ये रिस्ट्रिक्शन थी कि रियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात होती है, तो बेसिकली अगर में से कोई कल को कहे कि आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो आप इसे एज ए पॉलिनोमियल कैटेगराइज कर, या ये एक्सप्रेशन है, लेट्स से दिस इज एन एक्सप्रेशन, इज इट अ पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई पूछ ले इज इट अ पॉलिनोमियल, आंसर इज अ बिग नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल गाइस। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आयोटा आ गया। आयोटा का क्या मतलब है? रूट ऑफ -1 विच इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी। जब हमारे पास ये वाली चीज ऐसा कुछ आ जाएगी तो ये दिक्कत नहीं करेगी क्या?
आंसर इज करेगी, बिल्कुल करेगी सर, क्यों नहीं करेगी। तो इसी को हमें ध्यान में रखते हुए इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एल्जेब्रिक जरूर है। ये वाली चीज पॉलिनोमियल नहीं है, ये एल्जेब्रिक जरूर है। और इसी से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, इन्हीं का हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और यहां पर हम बोले कोई रैशनल फंक्शंस बोल सकते हैं हम, और हम रेस्ट मतलब सारे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एक्सेट्रा, nth रूट्स कह लो, ठीक है, ये सब कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन PFN इज अ सबसेट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है। रैशनल फंक्शन के ऊपर वैसे तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और स्क्वायर रूट nth रूट के ऊपर भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट nth रूट हमने ज्यादातर वैसे जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लॉट किया था, तो y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 4ax को हम प्लॉट किए थे जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज डिस्कस की हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस की हुई है। थोड़ा बहुत इधर भी डिस्कशन आएगा, पर फिलहाल के लिए एल्जेब्रिक फंक्शंस में इतना ही। यहाँ पर एक ध्यान रखें कि नोट दैट all the polynomial functions are algebraic but not the converse। हमने बताया because poly is a subset of algebraic, okay, and the functions that are not algebraic are known as transcendental functions, जिनके ऊपर we will discuss in the next section। Now we can move to the next point, okay। अब आता है फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन यानी कि फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन, इसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी सी। देखो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स लिख लेंगे तो ये बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो पॉलिनोमियल फंक्शंस थे, दो पॉलिनोमियल फंक्शंस थे, बस उनको हमने डिवाइड किया और हमारे पास एक रैशनल क्वांटिटी आ गई, और वो रैशनल क्वांटिटी को वी कॉल एज फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन। दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस कंडीशन याद रखना, कंडीशन याद रखना कि ये तभी एग्जिस्ट करेगा तब ऑब्वियस सी बात है gx को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से हम इसकी डोमेन भी निकाल पाएंगे। अभी हम अगले सेगमेंट में मूव करेंगे जब तब हम इसके डोमेन को भी डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप ये क्लियर है। अगला हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर डिस्कशन है, तो आई विल कैरी दिस डिस्कशन नाउ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, ओके, या इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स नेचुरल लॉग ए, ऐसे लिखा गया है, सॉरी, ओके। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर हम बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल 2 की पावर एक्स, एक्स को 1 डाला, y का वैल्यू 2 आया, y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल है। x को 2 डालेंगे y का वैल्यू 4 आएगा, x को 3 डालेंगे y का वैल्यू 8 आएगा। आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स पता है कि कौन सा फंक्शन क्या है और क्या क्या वर्किंग है। याद रखें a की पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं जस्ट बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। कैसे यूज की, देखिए e की पावर x ln a को कंसीडर किया तो पावर इधर चली जाएगी, तो e की पावर ln a रेज टू द पावर x आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इंटरचेंज हो सकते हैं, पावर बेस इंडेक्स प्रॉपर्टी से a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग e आ जाता है, नेचुरल लॉग e ऑटोमेटिकली 1 आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली a रेज टू द पावर x में एंड अप होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसने कुछ बात करी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन बनता है, जिसको हम log x टू द बेस a लिख सकते हैं, या log y इज इक्वल टू, अगर हम देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो अब इफ आई राइट a रेज टू द पावर x एज y, तो एंड आई टेक log
बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू x log a आ जाता है। और अगर मैं बेस a ले लूं तो ये ऐसे आ जाता है। तो बेसिकली ये एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल और लॉग इसीलिए हम इनवर्स फंक्शंस में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। अब आता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसे हम रफ टर्म्स में एब्सोल्यूट वैल्यू को अभी कैन राइट एबीएस या मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ओके, बेसिकली ये ऑपरेटर हम पढ़ते आ रहे हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखते हैं। तो ये क्या कहता है, नेगेटिव वाली चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा गया है, तो ये माइनस एक्स और एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसे इसे लिखा जा सकता है ना। डिस्कशन करते हैं आगे। अभी हम थोड़ा बहुत सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो मॉड एक्स बाय एक्स लिख लो या एक्स बाय मॉड एक्स लिख लो। एक्स नॉन जीरो, एक्स जीरो के लिए पर्टिकुलरली उन्होंने डिफाइन कर दिया। अच्छा, तो इसमें मॉड एक्स बाय एक्स को अगर मैं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए बात करूं और एक्स लेस देन जीरो के लिए बात करूं, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए हमने पिछले उसमें डिस्कस किया कि मॉड एक्स इज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये मॉड एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स, तो ये वन आ जाएगा, और एक्स लेस देन जीरो पे ये माइनस एक्स बाय एक्स आ जाएगा, जिसे हम माइनस वन से लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये ऐसा कुछ फंक्शन बन के आता है। दिस कैन बी रिटन एज दिस for x not equal to 0 and where f of 0 is 0. This is a standard definition. This is the functional rule showing the signum function. I hope ये आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट टाइप के फंक्शन को स्टडी करते हैं। अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन में y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टाइप का कुछ दिया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब है हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। पहली बात, हमारा आउटपुट जो होगा, जो हमारा रेंज होगा, वो एक इंटीजर होगा। दूसरी बात, ये जो इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं एज एन आउटपुट कंसीडर करूं, तो ये हमेशा उस इंटीजर से या तो कम होगा या बराबर होगा। जो हमारा x है वो जरूरी है कि इंटीजर हो? आंसर इज नहीं। वो रियल नंबर है? आंसर इज बिल्कुल रियल नंबर है भाई। रियल नंबर है तो इंटीजर उससे पिछला वाला कंसीडर करेंगे कि अगले वाला कंसीडर करेंगे। तो मैंने कहा इंटीजर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर अ गिवन एक्स, हमें उसके बीच में, मतलब अगर जैसे 5.9 है, 5.9 है, तो इसको हम 5 और 0.9 अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 4 और 1.9 करके लिख सकते हैं। पर यहाँ पर ये दोनों एज सच एज इट इज इस तरीके से लिखा जा सकता है। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर यहाँ पर 5.9 ही मुझे कंसीडर करना है, फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर 5.9, तो यहाँ पर 5 प्लस 0.9 लिखा जा सकता है, या इसे 4 प्लस 1.9 लिखा जा सकता है। लिखा तो इसे दोनों तरीके से जा सकता है, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या चाहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने नाम से ही चाहता है कि यहाँ वाली चीज में, अगर यहाँ पर ये मेरा फ्रैक्शनल है, ये भी मेरा फ्रैक्शनल है, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल आए। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.9, यानी कि ये अगर हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करें, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ कहीं 5.9 आएगा। तो ये मेरा 5 है जो कि मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है इसका। अच्छा, एक पहेली और होती है लोगों के मन में, अगर यहाँ पर नेगेटिव में से कुछ हो तो इसका कैसे निकालें? मैं कहूंगा तुम नंबर लाइन वापस बनाइए। नंबर लाइन जैसे ही वापस बनाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2.1 है, और यहाँ पर कहीं पे -3 है, यहाँ पर कहीं पे 0 है। -2.1 कुछ इधर है, तो हमें क्या देखना है? हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है। तो -2.1 में -2 तो इससे बड़ा वाला इंटीजर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि यहां वाली जो चीज है ये रॉन्ग है हमारा आंसर, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर
कंटेंड पूछा गया है एक तरह से, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x पूछा गया है। अगर -2.1 है तो -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू -2। क्या ये आंसर सही है? आंसर इज बिल्कुल सही बात है। तो -2 के लिए जब यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ना हो तो हम कह सकते हैं कि हमें पिछले वाले को कंसीडर करना है, तो हमें -3 कंसीडर करना है। नोट दैट नेगेटिव में ये थोड़ा सा घपला हो सकता है, कंफ्यूजन अराइज हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। राइट, ओके। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x, और अगर हम x+1 की बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऐसा ही था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1 ऐसे आता, ठीक है गाइस। तो हम कह सकते हैं कि इस वाली चीज से वी कैन कंक्लूड कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+1। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी से जब हम इसमें थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जो कि हमारे अगले पॉइंट पे इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। सेकेंड थिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m। यानी कि अगर यहाँ पर कोई इंटीजर ऐड हो रहा है तो इंटीजर सेपरेटली ऐड कर दो, बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं 5.9 लूँ और लेट से मैं 5.9 को मैं दो तरीके से लिख सकता था, 5 प्लस 0.9 और 4 प्लस 1.9, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। और इसका 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.9, जो कि इससे ग्राफ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर 0.9 यहाँ कहीं होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 है। और 4 प्लस 1.9 को आई कैन राइट 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9, और 1.9 को आई कैन राइट 1 प्लस 0.9। तो यहाँ पर 4 प्लस 1 ऑटोमेटिकली 5 बनता है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाती है। इस कंडीशन को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रखने हैं रख सकते हो। चौथी कंडीशन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज 0 फॉर x बिलोंगिंग टू इंटीजर, क्योंकि इंटीजर है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू -1, x नॉट एन इंटीजर, नॉट इंटीजर। क्यों? एग्जाम्पल ले लो यार, -2 ले लो, ठीक है। x को -2 रखा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्टली -2 आ जाएगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 होता है, ये कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। ओके, ये हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम x को 3.5 पुट कर देते हैं तो 3.5 बनेगा। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है और -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 है, तो एक कम आ रहा है ना, तो एक कम आ रहा है, इसलिए -1 इंट्रोड्यूस कर दिया। आई होप आपको ये सब बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये था थोड़ा बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इसमें प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि हम ये वाली चीज लगा सकते हैं और एक ये वाली चीज लगा सकते हैं, ये दो प्रॉपर्टीज हमारे लिए काफी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। डिस्कशन करेंगे ग्राफ के ऊपर। फिलहाल वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसा कि हमारे पास कोई भी नंबर है तो हम किसी नंबर में एक हमारे पास इंटीजर पार्ट होता है और दूसरा हमारा उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ओके। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेते हैं तो हम इंटीग्रल पार्ट की बात करते हैं, और जब हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेते हैं, जो बच गया, जो बेसिकली जैसे 5.9 में जो 0.9 था वो कैंसल आउट हो जाता था, उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। सो g ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है।
तो आई कैन राइट एनी नंबर x एज द सम ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर ये मेरा इंटीग्रल पार्ट है, ओके, एंड दिस इज माय फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, और उनके लिए रिस्पेक्टिवली उनकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से हम डोमेन और रेंज, ठीक है, डोमेन और रेंज, कोडोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इन्हीं ग्राफ्स के ऊपर काफी अच्छे से स्टडी करेंगे, डेप्थ में लेंगे इन्हें। ठीक है, ये अब यहाँ से चैप्टर बेसिकली उठना स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो मतलब सब कुछ बहुत ही सिंपल चल रहा था। अब यहाँ पर x की पावर n है, फॉर एग्जाम्पल n ऑड है, n इवन है। ठीक है, उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, n हमारा नेचुरल नंबर्स में है, तो यहाँ पर x की पावर 1 हो, x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन क्या है, ब्रैकेट में लिख दिया सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो वैल्यूज ऑफ x तो कोई भी वैल्यू आ सकती है x की, तो सिंस x की कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो आई कैन से दैट डोमेन इज द रियल नंबर सेट। ठीक है, प्रोबेबली हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आउटपुट क्या आ सकता है? आउटपुट के ऊपर अब हम बात करते हैं। देखो, हम इसे अब अलग तरीके से देख सकते हैं। x है, x क्यूब है, x की पावर 5 है। इनमें अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी डालेंगे तो हमारा आउटपुट नेगेटिव आ सकता है। क्योंकि हम नेगेटिव इनपुट डाल रहे हैं तो हमारा आउटपुट नेगेटिव आ सकता है। पर अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 दे, तो अगर हम यहाँ पर नेगेटिव इनपुट डालें तब भी आउटपुट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारा आधा आउटपुट तो यही खा जा रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर फॉर ऑड और इवन में आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। जीरो भी आ सकता है, जब हम एक्स को जीरो डालेंगे तो वो जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, इफ एन इज इवन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो 1/x रेज टू द पावर n, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगेन यहाँ पर n हमारा पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, n हमारा ऑड हो सकता है या n हमारा इवन हो सकता है। अगेन यहाँ पर दो केस बनते हैं। ओके, n हमारा अगर ऑड हुआ तो अगेन नेगेटिव का नेगेटिव भी बनेगा, पर n अगर इवन हो तो नेगेटिव का यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा। यू कैन कंसीडर द एग्जांपल 1/x क्यूब एंड 1/x स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं, इधर आप नेगेटिव वैल्यू दोनों में डाल सकते हैं। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। दूसरी बात, हम सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं क्या? आंसर इज नहीं डाल सकते यार। जीरो कहाँ डाल सकते हैं? 1/0 जैसा कुछ नहीं चलेगा। तो ये वाली चीज मेरा डोमेन हो गई। और यहाँ वाली चीज, अब यहां से मैं कहूं अगर n ऑड है तो मेरा n अगर ऑड है तो मेरा ऑल रियल आ जाएगा एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। और अगर मेरा n इवन है तब आ जाएगा रियल पॉजिटिव। बस दैट्स इट, है ना। जीरो नहीं आता है तो इसको आप याद रखें, एज सच इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, पहले वाले का ग्राफ देख लेते हैं ना। पहले हमने ग्राफ नहीं देखा थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसका ग्राफ देखना भी जरूरी है। ठीक है, x की पावर n का ग्राफ दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, n अगर ऑड है और n अगर इवन है। इवन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट, ये आप याद रख सकते हैं। और ऑड का ग्राफ सिमेट्रिक होता है ओरिजिन का। इसका हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, जब हम इवन ऑड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इवन ऑड का हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ऑब्वियसली शेप चेंज होगा जब हम पावर चेंज करेंगे तो। ठीक है, हाल फिलहाल ऐसे इतना याद रख सकते हैं। 1/x की पावर n में भी डिपेंडेंट ग्राफ होगा कुछ,
है ना। कई बार ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, तो ये ऑड के लिए ग्राफ हो गया। और अगर मैं इवन के लिए ग्राफ बनाना चाहूं तो आई कैन से कि ये कुछ इस तरीके से होगा। अगेन ये भी थोड़ा सा सिमेट्री, जैसे हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते जस्ट बिकॉज हम आधे फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, इसका हम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे अगले वीडियो में व्हेन वी विल स्टडी इवन ऑड फंक्शंस। ओके, ये हो गया। अगला है हमारे पास x रेज टू द पावर 1/n जैसा कुछ दिया हो, तो हमें पता है कि n अगर हमारे पास ऑड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 1/3 इसमें हम अगर नेगेटिव डालें तो नेगेटिव की पावर 1/3 मुझे नेगेटिव वैल्यू दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पर अगर हम x की पावर 1/2 देखें, एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से प्रूव कर रहे हैं ये चीज कि नेगेटिव का नेगेटिव आ सकता है, मैं आपको जस्ट ये प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑड में बस डोमेन डायरेक्टली चेंज हो रहा है। डोमेन पे क्या इफेक्ट है? डोमेन पे इफेक्ट है कि यहाँ पर r है, पर x की पावर 1/2 में हम नेगेटिव इंटीजर को डाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर डालना होता है। x की पावर 1/2 का मतलब तो रूट ही है, और रूट के अंदर हमें एक पॉजिटिव नंबर डालना होता है, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पर r प्लस यूनियन 0 लिख लो। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो ये हमारे डोमेन्स हो गए। फॉर एन इवन ये है, एन ऑड ये है। रेंज, इसका रेंज ऑब्वियसली आर होगा, क्योंकि हम सारे वैल्यूज डाल सकते हैं और सारों के करस्पॉन्डिंग कुछ मिल रहा है। यहाँ पर हम पॉजिटिव डालेंगे तो हमें पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेगा, बस इसका ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर इफ एन इज ऑड, आर इफ एन इज ऑड, ठीक है, एंड आर पॉजिटिव यूनियन 0 इफ एन इज इवन, एंड आर पॉजिटिव यूनियन 0 इफ एन इज इवन। तो आपको आई थिंक ये भी समझ आया होगा। ग्राफ इसका इज नॉट रिक्वायर्ड, हालांकि रूट एक्स आपको ड्रॉप प्लॉट करना आता ही है। सिमिलरली जब हम थोड़ा बहुत इनवर्स फंक्शन पढ़ लेंगे तो हम बाकियों को भी प्लॉट करना सीख लेंगे। ओके, लास्ट इज 1/x⁻n। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डिस्कशन करें तो x⁻1/n है, बस इसमें x नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आ गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर n ऑड है और यहाँ पर n इवन है, तो इवन में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये वाली चीज एग्जिस्टेंट होनी चाहिए, तो हम अगर n इवन है तो हम नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, जिसका मतलब, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ रूट के अंदर कुछ क्वांटिटी आएगी जो कि हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव नहीं डाल सकते। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो डोमेन आता है वो आता है r पॉजिटिव यूनियन 0। पर यहाँ पर 0 नहीं हो सकता था, तो इसीलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिस इज टू बी रिमूव। n अगर ऑड है तो हम क्या कहते हैं, वो नेगेटिव नंबर डाल दें, तब वो देखो x की पावर -1/3 को अगर हम -1 की पावर -1 की पावर 1/3 देखेंगे तब भी नेगेटिव आ सकता है, पर -1 की पावर 1/2 आयोटा को तो नहीं डाल सकते, तो नेगेटिव अलाउड है, तो इसीलिए मेरा डोमेन यहाँ पर r हो जाता है। अब डोमेन r हो गया, बस इसमें अब 0 नहीं आ सकता, तो r माइनस एलिमेंटल 0 कर दिया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखते हुए, ठीक है, ये हमारा डोमेन की बात होगी। अगर डोमेन में ये आ सकता है और हमारे पास नेगेटिव का आउटपुट नेगेटिव दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर रेंज मेरा हर एक नंबर को सेटिस्फाई करेगा। जब हम इसका ग्राफिंग स्किल्स सीख लेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद दिस। जैसे यहाँ पर हम ऑड x की पावर 1/3 का ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है, आप इसको एज सच याद रख सकते हैं। नहीं भी याद रखेंगे तो एज सच तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको लोगों को ये बता दिया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सारे रियल कवर हो रहे हैं, और x की पावर 1/2 का ग्राफ तो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, बेसिकली ये आपका टैक्टिक्स हैं जो आप ये पूरी कैलकुलस में हेल्प करते हैं, आपको कैलकुलस में पूरे में कंटिन्यूएशन में रहते हैं। इसमें r पॉजिटिव है तो रेंज भी हमारा उसी हिसाब से अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव है तो रेंज भी हमारा उसी हिसाब से r पॉजिटिव आता है।
ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन इसमें जीरो डाल देंगे तो ये डिफाइंड ही नहीं रहेगा, तो हमने वो कंडीशन पहले लिख ली और ये दूसरी कंडीशन थी। तो आई होप आपको एल्जेब्रिक फंक्शन के ग्राफ, मतलब एल्जेब्रा कैसे यूज हो रहा है उसको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिगो में सबसे पहला फंक्शन आता है साइन एक्स, बहुत ही कॉमन फंक्शन, और इसका ग्राफ भी सभी को पता होता है। ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है और ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, राइट है, ऐसे चल रहा होता है। ये मेरा जीरो है, ये मेरा पाई है, ये मेरा 2 पाई है, ये मेरा -पाई है, ये मेरा -2 पाई है, और ये मेरा -3 पाई है। बेसिकली एन पाई पे x इक्वल टू एन पाई पे जीरो होता है, जस्ट फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ अ केस नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। ओ सॉरी, ओके, दिस इज डन। साइन एक्स का हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, हम सारे रियल डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन रेंज यार, ये मेरा π/2 पे 1 होता है और ये -π/2 पे -1 होता है। थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन भी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें रिलेट हो जाती हैं, ठीक है। ये -π/2 था और यहाँ पर -1 था, सॉरी। तो इसका रेंज -1 से 1 होता है, ये तो आपको पता होगा यार, ये तो पढ़ा हुआ है। सिमिलरली cos x होता है, cos x का ये तो ग्राफ्स याद होने चाहिए ना, अब तक तो ग्राफ्स याद हो जाने चाहिए, रिवीजन है ये, दिस इज रिवीजन, ठीक है। तो cos x कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, ओके। तो ये 0 पर 1 होता है और ये पाई पे -1 होता है, π/2 पे ये 0 होता है, ठीक है। इसका भी रेंज यही आता है। बेसिकली tan x की बात करें तो tan x इज एक्चुअली इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो इसका भी आपको ग्राफ याद होगा, ऐसा कुछ होता है tan x का ग्राफ। जीरो पर जीरो आता है, π/2 पर ये ओपन आता है क्योंकि यहाँ पर 1/0 जैसा कुछ फॉर्मेट बनता है, तो दिस टेंड्स टू इंफिनिटी। -π/2 पे ऐसे आता है, ठीक है। एंड सिमिलरली यही वाली चीज, यही प्रोसेस चल रहा होता है, ये 3π/2 आ जाता है, ये पाई आ जाता है, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा होता है। तो ये y इज इक्वल टू tan x लिखा गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। tan x के लिए अगर हमने बात कर ली तो cot x कैसे छोड़ सकते हैं, cot x cos x अपॉन sin x है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसको डिफाइन कैसे किया, cos x नॉट इक्वल टू 0 किया, तभी तो यहाँ पर एक असिम्प्टोटिक टाइप कुछ आया, पर यहाँ पर कोई वैल्यू थोड़ा आया π/2 पे, π/2 पे कोई वैल्यू नहीं आया, तो x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकते। साइन एक्स में साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे जब हम cot x का ग्राफ बना रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें x नॉट इक्वल टू n पाई, तो n पाई पे तो हमने पहले ही असिम्प्टोट्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई, 0 भी तो n पाई का ही पार्ट है, यहाँ पर -पाई, -2 पाई, ऐसे देखा। अच्छा, हमने देखा कि cot पाई का वैल्यू होता है cos पाई अपॉन sin पाई विच इज नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। π/2 पे cot का वैल्यू 0 होता है, और 0 पर cot 0 के आगे हम जब स्टडी करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन इटसेल्फ, इसको आप याद रखें, ठीक है। जब हम फंक्शन डिस्कस करेंगे डिटेल में, देन वी विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस, ठीक है। फिलहाल दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड एज सच, ठीक है। ऐसा ग्राफ होता है, बस इसका tan का उल्टा कर लो, ऐसे अगर tan अगर ऐसे है तो cot बस ऐसे आ जाएगा, इतना डिफरेंस, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो tan x का हमने डिफाइन कर लिया और cot x हमने डिफाइन कर लिया, रेंज दोनों का r है, जो कि इसी से दिख रहा है कि ये सारे रियल नंबर्स को कवर करते करते आ रहा होगा, ठीक है। sec x और cosec x की बात करें, sec x और cosec x की बात करें तो ये सिंपली ये वाली चीज लिखी हुई है 1/cos x, और ये वाली चीज लिखी हुई है 1/sin x, पहले ही ध्यान रखना। थोड़ा बहुत अगर हम sin x और cos x के ग्राफ से इसको लेट से हम sin x का ग्राफ से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरा sin x का ग्राफ है, इतने से सेक्शन को लेते हैं ग्राफ के।
देखो जब ये 0 हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। अच्छा, और किस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा? देखो यहाँ पर 1 है ना, ये मैंने साइन, अच्छा ये मैंने गलती से cos x बना लिया है, तो मैं यहाँ पर sec x का डिस्कशन कर लेता हूँ ना। आई एम सॉरी फॉर दिस। ठीक है, हम sec x का डिस्कशन कर लेंगे और cosec x आप खुद बना सकते हैं, तो दिस इज sec x और यहाँ पर cosec x आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो sec x हमारा 1/cos x है। देख लो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पर 1/0, तो ये कहीं ना कहीं इसे इन्फिनिटी को शूट कर रहा होगा। ये वाली चीज भी π/2 है, ये वाली चीज -π/2 है, ये भी इन्फिनिटी को शूट कर रही होगी। ठीक है, तो ये मैं जो ये ग्राफ अगर मैं इसको हाईलाइट ही कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स कलर इट। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला दिस ग्राफ, ये मेरा sec x का ग्राफ है। यहाँ पर भी मैं इसे ऐसे ही लिख लेता हूँ, sec x लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ ऐसे आता है, नेगेटिव में रेसिप्रोकल भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में रेसिप्रोकल भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x। आई होप आपको ये तो याद होंगे ना, ये ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए और आपने ये पढ़े भी होंगे। ठीक है, जब आपने प्रिपरेशन की होगी, ये आपका फाइनल फेज है प्रिपरेशन का, तो जिस इसमें मैं आपको जस्ट एक हेल्प दे रहा हूँ कि इसको ऐसे देखते हैं ग्राफ को। ये मेरा, जब अब मैं इसमें ऐसा करता हूँ, ग्रीन वाला बना देता हूँ, तो ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है। ओके, ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ ऐसे आएगा। पाए पे वर्टिकल, यहाँ पाए पे एसिम्पटोट आएगा क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी को टच कर रहा होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर भी 0 भी मेरा वैसे तो एसिम्पटोट लाइन है। ठीक है, और ये ऐसे आता है क्योंकि पीक है, ये पीक मेरा 1 है, ये पीक है मेरा -1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 और -1 का रेसिप्रोकल वही रहेगा, तो वो वहीं पे से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बातें भी समझ आई होंगी। तो आप इसी से देख सकते हैं कि ये मेरा बेसिकली, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो है, ये दो लाइंस के बीच में, यानी कि r माइनस ओपन -1 से 1, ये मेरे दोनों के रेंज हो गए। और डोमेन आप देख ही सकते हो, यहाँ पर वर्टिकल है, यहाँ पर π/2, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे एसिम्पटोट आ रहा है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे एसिम्पटोट आ रहा है तो ये sec है, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे एसिम्पटोट आ रहा है तो ये cosec है। इस वाली चीज को हम r माइनस ओपन -1 to 1 भी लिख सकते हैं, इसका भी ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका आप याद रखें। ठीक है, ओके, इसका x के वैल्यू जब 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू 0, मतलब ये 0,1 से पास करता है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि a की पावर x इज इक्वल टू, ये हमारे पास जब हम x का वैल्यू 0 डालेंगे तो a की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, e की पावर x के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो x की तो हम कोई भी वैल्यू डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हमारा डोमेन आ जाता है। ओके, रेंज हमारा हाँ पॉजिटिव नंबर ही है तो r पॉजिटिव आ जाता है। ओके, अगर हम e टू द पावर 1/x की बात करें तो 1/x में x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हम रफ साइड देखें इस चीज की, ठीक है, वी कांट प्लॉट अ ग्राफ एज इट इज, ठीक है, बट वी कैन गेट एन एस्टिमेशन, वी कैन गेट एन आइडिया ओवर हाउ द थिंग्स विल हैपन। देखो x नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर x 0 होता तो ये e की पावर इनफाइनाइटी पहुंच रहा होता, राइट। अच्छा, तो वो इनफाइनाइट है, पर इनफाइनाइट को तो हम वैसे ही नहीं कंसीडर करते। ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कहीं ना कहीं इस इन्फिनिटी को, दिस इज नॉट कंसीडर्ड ना, ऐसे लिख सकते हैं, नॉट कंसीडर्ड। देखो दूसरी चीज, ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट हो रही हो, तो 1/x अगर इनफाइनाइट जा रहा होता तो x कहीं ना कहीं 0 को टेंड कर रहा होता। तो x जब, सॉरी, है ना, 1/x इनफाइनाइट को जा रहा है, सॉरी, या 1/x अगर 0 को जा रहा है तो x कहीं ना कहीं इनफाइनाइट को टेंड करे, ये मैं यही उसी केस के बारे में डिस्कस कर रहा था। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका मतलब जब मेरा x इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो यहाँ पर ये वाली चीज 0 को जा रही है, यानी कि e की पावर 0, मतलब कि 1 जैसा कुछ लिखा हुआ है। पर इनफाइनाइट तो एक हमने एस्टिमेशन लगाया, तो ये भी कहीं ना कहीं 10 to 1 वाली सिचुएशन है। इसका मतलब 1 जो है वो भी मेरा रेंज का पार्ट नहीं है। दिस इज नॉट इन रेंज। ठीक है, ये रेंज का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए इसको हटा दिए। ठीक है, तीसरा और चौथा रिजल्ट बस a की पावर x के लिए लगा। a की पावर x ये हमने बेसिकली हर रिजल्ट a की पावर x के लिए ही डिस्कस किया है। बस इसमें एक स्पेशल केस था कि जब हम a को e रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा। कोई आई थिंक इसमें शक वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज स्टिल द सेम। तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको हम लॉग से भी कहते हैं। तो लॉग ऑफ x टू द बेस a, अगर हम इसकी बात करें तो लॉग के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो x मस्ट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, और दूसरी बात a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ये वाला a, इसके लिए क्राइटेरिया ये है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, इनमें आप कुछ नहीं ढूंढ सकते, बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर x पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, क्योंकि ये e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, तो यहाँ पर ये कुछ इनवर्स फंक्शन की वजह से ऐसा होता है इसका ग्राफ। ठीक है, वी विल स्टडी दैट लेटर। फिलहाल आई कैन जस्ट सिंपली कंसीडर, ठीक है, आई कैन जस्ट सिंपली से कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ देन आई कैन सिंपली प्लॉट इट टू बी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज y is equal to log x to the base a where a is positive and a is basically ये वाला greater than 1 के लिए है। ठीक है, दिस इज a greater than 1, लेस देन 1 के लिए ग्राफ कुछ अलग तरीके से आता है। ठीक है, वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, लेस देन 1 के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। खैर, आई डोंट वांट यू टू क्रैम्बल इनटू दैट सिचुएशन राइट नाउ, उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने आर पॉजिटिव देखा, बेसिकली वो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए था। रेंज इसने सारा आउटपुट कवर कर लेना है, तो इसलिए रेंज इसका आर हो जाता है। जब ये ऐसा कुछ लिखा है तो एक्स ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली प्रिवेल करेगा। अच्छा, x नॉट इक्वल टू 1 इधर से आ जाएगा, तो x नॉट इक्वल टू 1 करेंगे तो r प्लस माइनस एलिमेंटल 1, और रेंज में अगर x 1 हो जाता तो log का वैल्यू 0 हो जाता, तो 1/0 इन्फिनाइट, वो तो वैसे भी नहीं कंसीडर करते हैं। और अगर यहाँ पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए तो यहाँ पर 1/log x वुड टेंड टू 0 हो जाएगा, क्योंकि log का इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी वैल्यू है, पर वो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर r माइनस एलिमेंटल 0 हो जाता है। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक। तो लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर मिरर इमेजेस अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट, और इसमें हम रेफरेंस दे सकते हैं इनवर्स फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब आता है इंटीग्रल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट यानी कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को एक डिस्ट्रीब्यूटिव सा फंक्शन है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ सेक्शन के लिए अलग है, कुछ सेक्शन के लिए अलग है। तो इसको अगर हम देखें, अगर हमारे पास नंबर्स हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड विल कंटिन्यू प्लॉटिंग इट ओवर हियर। ठीक है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। ठीक है, पहली बात ये याद रखना है। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो ये ऐसा आ रहा है, पर 1 के क्लोजेस्ट नंबर 1 से जस्ट पहले वो 0 है और 1 के आगे वो 1 है। ठीक है, और सिमिलरली यही वाली चीज ट्रू है, और यही ऐसे चलती है। तो ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसे हम स्टेप अप फंक्शन भी बोल सकते हैं, स्टेप अप फंक्शन भी बोल सकते हैं। -1 वाला ऐसे चलेगा। ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे ही चलेगा, ये सिमेट्रिक ग्राफ है, ये स्टेप ऐसे स्टेप चल रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसमें हम
वैल्यू तो कोई भी डाल लो, है ना, हर एक चीज, हर एक नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट कर सकता है, और हमारे आउटपुट में इंटीजर्स आ जाएंगे सारे, तो इंटीजर आ जाएगा। 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की खासियत यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कांट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब हो रहा है, इस वाले में, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हम ये बात कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर इसका रेंज लिखना हो तो ये 1 अपॉन इंटीजर आएगा। ठीक है, माइनस एलिमेंटल 0। ठीक है, ये डायरेक्ट सा इम्प्लीकेशन था इंटीग्रल पार्ट फंक्शन के लिए। अगला है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हर नंबर को x को मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हर एक रियल के लिए डिफाइंड है और ये हर एक रियल के लिए है। तो यहाँ पर हम रियल नंबर डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आउटपुट पे हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। हमने कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी बात हमने कही थी कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 आ जाता है। तो अगर हम इधर से माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हर एक इनइक्वालिटी में कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आंसर इस क्यों आएगी भाई, नो दिक्कत। तो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 1 आ जाएगा। तो यहाँ यानी कि ये वाली चीज का रेंज डायरेक्टली आ गया फंक्शन में बनाकर 0 से लेकर के 1, हमेशा ये इसी में रहेगा 0 से 1। ठीक है, ये हमने पहली बात की। दूसरी बात, हम यहाँ पर एक और बात कर सकते हैं। बिफोर वी मूव टू दिस, हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा लेस देन इक्वल टू 0 से लेकर के 1 है, तो 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा और ये 1 को जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज 1 से इन्फिनिटी को चली जाती है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस फंक्शन। या बिफोर वी मूव टू मॉडुलस फंक्शन, मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट बताना चाहूंगा इसमें। ठीक है, तो आई थिंक वी कैन गेट अनदर पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, कि हमारे पास x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा गया है, राइट। तो इससे व्हाट आई कैन कंक्लूड इज, यहाँ पर ये वाली चीज इंटीजर है, तो ये x माइनस सम इंटीजर दिया गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका मतलब अगर मैं इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो ये x माइनस आई लिखा हुआ है, जो कि एक फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। कैसे, 0 से 1 के लिए ये ऐसे जाएगा, 1 से 2 के लिए ये ऐसे आएगा, x माइनस 1 आएगा, ये x आएगा, ये वाली चीज x माइनस x प्लस 1 आ जाएगी, एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। तो दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को इंडिविजुअली हर इंटरवल में डिफाइन करेंगे तो आप x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को भी डिफाइन कर सकते हैं एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। अब हमारा मॉडुलस फंक्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये वाली चीज मॉड x को हम लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन, या इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये चीज नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती है। तो अगर इसका रेंज r है, देखिए इसका डोमेन r है। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी होगा ना, और ये नीचे होगा एक्सिस के, तो इसको भी ये मॉडुलस लग के पॉजिटिव हो जाता है। ये आपने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, r पॉजिटिव यूनियन 0 इसका,
रेंज आ जाता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी यूनियन जीरो। 1/mod x में बस यही डिफरेंस है कि जीरो नहीं आ सकता और इसीलिए यहाँ पर r पॉजिटिव ही रह जाता है, जीरो मेरा आउटपुट नहीं आ सकता, राइट। तो ये मेरा मॉडुलस फंक्शन था। ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ इसका मॉडुलस फंक्शन का विक्ट्री शेप ग्राफ होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। 1/mod x को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0 माइनस 1/x फॉर x लेस देन 0। ठीक है, तो 1/x का ग्राफ फॉर x ग्रेटर देन 0 ऐसा आ जाएगा और माइनस 1/x का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमें पॉजिटिव्स के लिए बात करते हैं, हम हमारा आउटपुट पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो वी आर कंसीडरिंग ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये डिफाइन किया होगा। नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो वो mod x अपॉन x है, जिसको हमने एज सच ऐसे लिखा था 0 फॉर x इक्वल टू 0, हमने ये बात करी ही है, 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड -1 फॉर x लेस देन 0। x लेस देन 0 पे मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो -x/x बनेगा, x ग्रेटर देन 0 पे मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा तो x/x बनेगा, जो कि 1 है। तो इसका मतलब इसके आउटपुट में तो तीन ही इंटीजर आ सकते हैं, -1 या 0 या 1, और डोमेन इसका r है। तो डोमेन इसका r है, तो हर एक, अच्छा, तो बेसिकली हर नेगेटिव के लिए इसका आउटपुट -1 है, तो इसको ऐसे डिनोट किया। 0 के लिए 0 है और हर पॉजिटिव के लिए इसका आउटपुट 1 है। ठीक है, सो दिस इज y इज इक्वल टू 1, ये है y इज इक्वल टू -1, और ये रियल नंबर्स को डिनोट कर। ठीक है, दिस इज सिग्नम फंक्शन। ओके, अब कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, लेट्स से y इज इक्वल टू 3 या f ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो ये x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हमेशा एज सच एक पैरेलल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगा। अब आता है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन में बोल सकते हैं कि हमें आइडेंटिकल फंक्शन चाहिए, तो हम कहेंगे उनके डोमेन सेम होने चाहिए, यानी कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट वैल्यू वो सेम होना चाहिए, हमारा रेंज सेम होना चाहिए, यानी कि हमारे आउटपुट्स सेम होने चाहिए, और हमारे सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट होना चाहिए। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, अगर हम x डाल रहे हैं तो f में जो आ रहा है वही g में आ जाए, यानी कि 1 डाला तो 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1। तो बेसिकली इतनी कंडीशन काफी होती है मुझे ये कंक्लूड करने में कि ग्राफ्स मस्ट ओवरलैप। जिस दिन इनके ग्राफ्स ओवरलैप करने लग जाएंगे उस दिन मैं कह सकता हूं कि मेरा यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये इक्वल फंक्शन है और आइडेंटिकल फंक्शन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, लेट्स से मैं mod x लिख रहा हूँ और mod ऑफ x प्लस 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत ग्राफिंग तो आपको आती होगी, आई एम एज्यूमिंग कि आपने पढ़ा हुआ है ग्राफिंग थोड़ा बहुत, तो हम देख सकते हैं कि ये डेफिनेटली इक्वल तो होंगे नहीं। तो इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास डोमेन देखेंगे दोनों की, पहले तो दोनों की डोमेन तो r है, रेंज देखें दोनों की, तो रेंज तो हम दोनों की पॉजिटिव है ना, तो r पॉजिटिव है, यूनियन 0। अच्छा, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अच्छा, f ऑफ 0 देख लेते हैं, तो f ऑफ 0 इसके लिए तो 0 है पर दूसरे के लिए 2 है, तो इसका मतलब अच्छा g ऑफ 0, अगर हम इसको g ऑफ x ले लो और इसको f ऑफ x ले लो। ठीक है, तो f ऑफ 0 इज 0, g ऑफ 0 इज 2, हेंस दे आर नॉट इक्वल डेफिनेटली। ग्राफ से देख सकते हैं कि ग्राफ्स ओवरलैप कर रहे हैं क्या, तो mod x ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है और mod ऑफ x माइनस 2 x इक्वल टू -2 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो वो इस तरीके से होता है। तो डेफिनेटली इसीलिए ग्राफ्स भी ओवरलैप नहीं करें।
तो ध्यान रखना, आप इस बात पे कंक्लूजन ना लो कि अगर डोमेन और रेंज सेम है, और डोमेन एंड रेंज सेम है तो काफी है। नहीं, डोमेन रेंज बहुत सारी चीजों का सेम हो सकता है, पर पंगा वैल्यूज में आता है, पंगा ग्राफ में आता है। तो इसीलिए आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सिर्फ एक चीज पे हम रिलाई नहीं कर सकते। ग्राफ्स ओवरलैप करने से इसके डोमेन रेंज तो सेम आ ही जाते हैं, पर साथ साथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाली कंडीशन, जो कि इस केस में नहीं लग रही थी, वो सेटिस्फाई कर जाती है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। इसका फंक्शंस का जो पार्ट 2 है वो आएगा हमारा नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये फंक्शन समझ आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।